So, guys, let's begin the revision of the most important chapter of the income tax. It is profit and gains from the business and profession. इस चैप्टर से आप मान के चलिए 10 से 12 नंबर का एग्जाम में आएगा एंड कंटिन्यूस क्वेश्चंस जो होते हैं 10 से 12 पीजीबीपी के पूछे जाते हैं। अगर आप इन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बात है इनकम टैक्स में काफ़ी हाई रहेगा एंड स्कोरिंग काफ़ी आसान हो जाएगी कि जीएसटी जो है वो इजी है। वहां पर आप 40 में से 30 नंबर 35 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, कस्टम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पीजीबीपी में आपका स्कोर करना बहुत जरूरी है अगर इनकम टैक्स में आपको अच्छा करना है। अब देखिए पीजीबीपी के अंदर होता क्या है, हमें मेन थीम समझना है, हमें मेन निकालना होता है दोस्तों प्रॉफिट। व्हाट इज टैक्सेबल? व्हाट इज टैक्सेबल इज प्रॉफिट। जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसके ऊपर क्या देना है हमें? टैक्स। अब ये प्रॉफिट निकलता कैसे? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? एक तो क्या क्या आपकी इनकम हुई है और एक आपके क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो आप मुझे बताइए पीजीबीपी के अंदर होगा क्या? मेजरली वही सेक्शंस होंगे जो ये बताएंगे कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस हेड में के ऊपर बिजनेस हेड में टैक्स लगेगा एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है पीएनएल में लिखे जाएंगे। अगर ये सेक्शन नहीं होते एक्सपेंसेस के तो हर एक इंसान क्या करता? एक्स्ट्रा खर्चे डालने की कोशिश करता, प्रॉफिट कम से कम दिखाने की कोशिश करता, इनकम कम से कम दिखाने की कोशिश करता। इनकम टैक्स वालों को बताना जरूरी था कि कौन कौन खर्चे पीएनएल में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो सेक्शंस दिए गए ना इस चैप्टर के अंदर वो दो टाइप के सेक्शन है। एक है इनकम बेस्ड सेक्शंस कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है और एक है एक्सपेंस बेस्ड सेक्शन जो है 28 से स्टार्ट होता है दोस्तों। कौन कौन सी इनकम आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी ये दो सेक्शन में मिलेगा, एक तो 28 और एक 40। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी तो 90% 95% संभावना होती है कि सेक्शन जो रहता है वो 28 और सेक्शन 41 ही दोस्तों अप्लाई होता है। फिर वी हैव एक्सपेंस रिलेटेड सेक्शन। अब एक्सपेंसेस में भी क्या है, अलग अलग टाइप के सेक्शन है। उनने कहा है कि सबसे पहले कौन कौन से जनरल एक्सपेंसेस जो होंगे पीएनएल में लिखे जाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस जो पीएनएल में आप लिख सकते हैं, जनरल सेक्शन बोल दो, इसमें आपको कोई भी खर्चा डाल सकते हो और डिडक्शन मिल सकती है, वो जनरल एक्सपेंसेस के होते हैं और ये सेक्शन नंबर 37 होता है दोस्तों। फिर कुछ स्पेशल तरीके से खर्चे आप कहाँ लिख सकते हो? पीएनएल के अंदर लिख सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए जो सेक्शन बनाया गया है वो स्पेशल डिडक्शंस। एंड ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 30 से लेकर दोस्तों कहाँ दे रखा है? 36 तक। तो पीएनएल में जनरली जो खर्चे आते हैं वो तो आएंगे ही सही, ये किसने कह दिया? सेक्शन 37 ने कह दिया। सेक्शन 30 से लेकर 36 तक उनने क्या किया है, कुछ स्पेशल सेक्शन बनाए हैं, उनको भी आप पीएनएल में क्या कर सकते हैं? डेबिट कर सकते हैं। फिर यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों एक सेक्शन हो कि कुछ खर्चे कभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं होंगे। इवन इफ दैट एक्सपेंस इज जेन्युइन एक्सपेंस फिर भी आप उसको पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ कंडीशंस आप फुलफिल ना करोगे। तो उसके लिए होता है डिसअलावेंसेस। तो डिसअलावेंसेस रिलेटेड सेक्शन है दोस्तों, ये सेक्शन 40 के अंदर मिलेगा। तो हमें ये सेक्शंस पढ़ने हैं मेजरली। क्या? सेक्शन 28 आपको पढ़ना है, सेक्शन 41 पढ़ना है। सेक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो होंगे 30 से लेकर 36 तक स्पेशल एक्सपेंसेस के सेक्शंस होंगे और जनरल डिडक्शंस जो है बेसिकली कहाँ मिलती है? सेक्शन 37 में मिलती है। 40 में ये पढ़ोगे कि कौन कौन से खर्चे पीएनएल में लिखे नहीं जा सकते। अब देखो क्या होता है, किसी भी इंसान के लिए नहीं है, कोई बिजनेसमैन के लिए इनकम टैक्स का नॉलेज रखना। अकाउंट्स का नॉलेज उसको हो सकता है लेकिन इनकम टैक्स में क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, कौन से खर्चे आएंगे नहीं आएंगे, तो ये सारी चीजें उसके लिए समझ के बाहर रहती है। तो कुछ आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, कुछ लोगों को ये कहा कि भैया आप सिर्फ अपनी सेल्स बताओ, आपको ये सब झमेले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी क्या बताओ? सेल्स बताओ, हम आपको आपका क्या निकाल के दे देंगे? प्रॉफिट निकाल कर दे देंगे। मतलब उनका काम क्या कर दिया? आसान कर दिया। छोटे मोटे बिजनेस का काम दोस्तों क्या कर दिया गया? आसान कर दिया गया। उनसे हम उनके सेल के फिगर पूछेंगे और उनको प्रॉफिट निकाल कर दे देंगे। ये सारे सेक्शन वेक्शन क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है सब लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं पीटी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्या कहते हैं? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो इसके जो सेक्शन है दोस्तों वो सेक्शन 44 है।
इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 44। तो एग्जाम में क्या होता है, अ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 44 से पूछे जाते हैं। तो आपको लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा वो 40, 44, 30 से लेकर 36, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस सम अदर सेक्शंस होंगे, कुछ अदर सेक्शंस भी हमें पढ़ने पड़ सकते हैं, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करनी है, किसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये सारी बातें यहाँ पर रहती है, ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपका पीजीबीपी का पूरा सिलेबस। सो जब भी पीजीबीपी पढ़ो उसको पार्ट में डिवाइड करो। सर ने क्या बोला था, सर ने कहा था कि पीएनएल के अंदर आपको पीएनएल बनाना आता ही होगा, एक तरफ सेल आती है क्रेडिट साइड, एक तरफ एक्सपेंसेस आते हैं। तो मुझे बस ये बताना है कि जो एक्सपेंसेस आप अभी तक जानते हुए आए थे वो एक्सपेंसेस पीएनएल में तो आएगा, लेकिन किस सेक्शन के थ्रू, आपको ये याद है। सैलरी आता है ना पीएनएल में, तो किस सेक्शन ने बोला है कि सैलरी को पीएनएल में क्या कर सकते हो, डेबिट। बोनस दिया एम्प्लॉय को तो ये आएगा ना पीएनएल में, तो ये कौन सा सेक्शन बोलेगा तो आप पीएनएल में लिख सकते हो। तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों याद। डेप्रिसिएशन आप पढ़कर आए थे, तो हाँ डेप्रिसिएशन पीएनएल में आएगा, मुझे ही मालूम है क्या आएगा, आपको ही मालूम आएगा, कौन सा सेक्शन से आएगा, किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्या जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं बेसिकली वैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है या कुछ अलग तरीका है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है, ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम जो है वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम पीजीबीपी पे टैक्सेबल होती है। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग तो बोलेंगे कि हम जो प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस का वो पीजीबीपी में क्या होगा दोस्तों, टैक्सेबल होगा। तो हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूं, सेक्शन 28 कहता है कि जो प्रॉफिट निकालोगे वो तो दोस्तों क्या होगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके अलावा सम अदर इनकम्स भी क्या होगी, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, कुछ और इनकम भी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल। तो वो कौन कौन सी, उसकी लिस्ट कहां दी गई है, सेक्शन 28 के अंदर। फटाफट से अपन सेक्शन 28 पर आते हैं और वो लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, चाहे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ हो चाहे प्रोफेशन से प्रॉफिट हुआ हो दोस्तों, वो कहां आएगा, पीजीबीपी के अंदर आएगा, कोई खास बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट अपन ये पढ़ते हैं, ये पॉइंट पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन, क्या बोला है, सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन, शॉर्ट में इसको मैं बोलता हूं SBIC, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ड्यू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से क्या मिलती है, सैलरी मिलती है या बोनस मिलता है या कमीशन मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, SBIC, ये चारों चीज पीजीबीपी के अंदर टैक्स। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे यहाँ से मेरी क्या हो रही है, इनकम, प्लस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में क्या हूँ, पार्टनर भी हूँ, तो वहां से मुझे सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो मुझे आपको पढ़ाने से जो प्रॉफिट हुआ है, आपकी फीस माइनस मेरे खर्चे वर्चे जो भी हुए वो सब माइनस करने का जो मेरा प्रॉफिट निकला वो तो पीजीबीपी में है ही सही, प्लस ये चार चीज और मेरी इनकम में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बिजनेस हेड की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सैलरी मिलती है पार्टनर को वो कहाँ टैक्सेबल होती है, तो लोग सैलरी हेड टिक करके आते हैं कि उनको सैलरी नाम सुनते से क्या पता होता है, सैलरी सैलरी, ये चीज यहाँ आएगी। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है बिजनेस में तो वो भी कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का उसने मुझे टाइटल शोरूम का ऑडिट किया, उसने मुझे वॉच दे दी, तो इसको बोलते हैं पर्क। पर्क का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तो जो मुझे कैश मिलता है, चेक मिलता है, अकाउंट्स में पैसे मिलते हैं दोस्तों, मेरे लिए टैक्सेबल होता ही होता है। लेकिन साथ में जो ये मुझे वॉच मिली, इस वॉच की मार्केट वैल्यू भी दोस्तों रहेगी, इनकम रहेगी, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। तो अभी तक कितनी इनकम हो गई, एक तो जो अपन जनरली प्रॉफिट निकालते वो तो आएगा ही आएगा, फिर पार्टनर को क्या मिलता है, सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन, वो आएगा। तीसरा, आपको बिजनेस में या प्रोफेशन में कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया, तो दोस्तों वो भी चीजें कहाँ टैक्सेबल होती है, पीजीबी। आप ये नहीं बोल सकते ये तो काइंड में है, ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, होगा भैया टैक्सेबल होगा। फिर देखो, बिजनेस करने से जो पैसा मिलता है वो तो आता ही आता है, लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करने का, बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करने का भी आपको क्या मिले, पैसा मिले, तो भी दोस्तों वो चीज कहां पर टैक्सेबल हो जाएगी, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल बेसिकली देता हूं कि मेरा कोई आर्टिकल है, वो सीए बन गया और मेरे सामने ऑफिस कि भैया काम कर 1 लाख रुपए पकड़, मेरे सारे क्लाइंट को जानता है, मेरा धंधा भी क्या करेगा, खराब करेगा। 1 लाख रुपए पकड़, तुझे भोपाल यहाँ घर में जाके बिजनेस कर, तो उस इंसान को कितने रुपए मिल गए, 1 लाख रुपए मिल गए। अब बात यह आएगी कि ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल का, 1 लाख रुपए जो
पर्सन हेड के अंदर क्या होंगे, टैक्सेबल। भोपाल में जाके प्रोफेशन करेगा, वहां से जो अर्निंग होगी जो, वो तो यहाँ टैक्सेबल है ही सही, साथ में जो ये 1 लाख रुपए मिले ये भी कहाँ आएंगे, पीजीबीपी पे, जिसको क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। फिर होता ये है सम रिसीव्ड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। होता ये है कि कंपनीज क्या करती है कि कीमैन होते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनके नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले। अब वो क्या होता ही है कि ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है। अब वो जो कीमैन था वो वफादार नहीं निकला, बिजनेस छोड़कर चला गया, हमारा डायरेक्टर था, डायरेक्टर कंपनी आ गया। अब वो होगा क्या कि एक टाइम बाद ये पॉलिसी मैच्योर होगी, ये पॉलिसी की अमाउंट कंपनी को मिलेगी। बेटा ये जो कंपनी की ये जो पॉलिसी की अमाउंट है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगी, और कौन से हेड में होगी, पीजीबीपी के। तो ये वाली चीज भी आने वाली है। हम तो क्या सोचते हैं कि जनरली प्रॉफिट ही आता है, नहीं, लेकिन कीमैन से क्या मिला, पैसा मिला। तो दोस्तों कीमैन से पैसा मिला और कंपनी ने रख लिया। देखो कभी कभी क्या होता है, कीमैन से पैसा मिलता है और कंपनी एम्प्लॉय को दे देती है। जब वो एम्प्लॉय को मिला है तो वो सैलरी हेड में आता है, लेकिन अगर कंपनी खुद ही रख ले, कंपनी खुद ही रख ले, तो दोस्तों वो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी के अंदर। फिर अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, पीजीबीपी के अंदर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से जो प्रॉफिट होगा वही पीजीबीपी में आना चाहिए। असेट को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो तो कहाँ जाता है, कैपिटल गेन्स के अंदर। अपन ने पढ़ा था कि बिल्डिंग बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया, तो सब कहाँ आता है, कैपिटल गेन्स के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, 28 ने ये कि अगर इंपोर्ट लाइसेंस, बेटा इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस हम इंपोर्ट कर पाए, बाहर से चीजें लेकर आ पाए, उसका लाइसेंस मिलता है। एक इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट है, असेट को बेचने से क्या अप्लाई होता है, कैपिटल गेन्स ही अप्लाई होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लाइसेंस बेचने से या फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है या प्रॉफिट ऑन डीपीईबी ड्यूटी, और ये सारी की सारी जो चीज़ है दोस्तों, है ना, पासबुक एंटाइटल है, ये स्कीम होती है अपनी कस्टम्स वालों की, तो उससे अगर आपको मिलता है डीपीईबी या डीएफआरसी, डीएफआरसी ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, और फिर अगर हम बात करते हैं डीईपीबी की, तो दोस्तों ये कस्टम्स में कुछ वर्ड होते हैं, मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीपीईबी हुआ है, डीएफआरसी हुआ है, या फिर कुछ कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला है, मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिले। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है, इससे जो प्रॉफिट होगा ये भी कहाँ लिखा जाएगा, पिन। जनरली असेट्स बेचने पे कैपिटल गेन अप्लाई होता है, लेकिन इंपोर्ट लाइसेंस बेचने जो प्रॉफिट होगा वो आपका पीजीबीपी के अंदर ही आएगा। इसको वैसे डी एंटाइटलमेंट पासबुक ये कुछ होता है, लेकिन देखो इतना खास नहीं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। फिर होता यह है कि कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल। मैंने क्या करा, मेरा एक मोबाइल, मेरी मोबाइल की दुकान, मोबाइल खुद ने यूज करना चालू कर, तो मेरे स्टॉक इन ट्रेड को मैंने बिजनेस की क्या बना लिया, एसेट बना, एसी का बिजनेस क्या बना लिया, बिजनेस। आप बोलोगे सर ये तो, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। जिस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस असेट की, उसको आपको पीएनएल में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना ही पड़ेगा, मतलब ट्रेडिंग के अंदर आपको सेल मानकर क्रेडिट करना पड़ेगा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और उसको आपको पीजीबीपी के अंदर टैक्स देना ही पड़ेगा। अभी तक कौन कौन सी इनकम, अभी तक फटाफट से, एक तो जनरल प्रॉफिट जो आता है वो तो आएगा ही आएगा, फिर क्या आएगा, SBIC, सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन पेड। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, बिजनेस प्रोफेशन नहीं करने के क्या ले लिए पैसे, वो भी कहाँ पर आएगा, पीजीबीपी। कोई नॉन मॉनिटरी कहाँ पर आएगा, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस बेचने से जो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हुआ है, भले ही वो कैपिटल असेट है, उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर टैक्सेबल। आपने अपनी स्टॉक को कन्वर्ट कर लिया कैपिटल असेट, टैक्सेबल बिजनेस। फिर क्या लिखा है, सम रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर डिमोलिशन डिस्कार्ड ऑफ कैपिटल असेट whose benefit is allowed under 35AD। ऐसी असेट्स जिसका 35AD एक सेक्शन हम पढ़ेंगे, 35AD में क्या ले चुके हो, बेनिफिट ले चुके हो, उससे कुछ अमाउंट रिसीव हो,
असेट बेचने से कैपिटल गेन अप्लाई, लेकिन ऐसी असेट जिसका बेनिफिट 35 एडी में ले चुके हो, उससे जो पैसा मिलेगा उसका टैक्सेशन पीजीपीपी ही हो। आप ये नहीं कह सकते कैपिटल गेन्स क्या करिए, अप्लाई करिए, इस टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी। अब 35 एडी इन पे अप्लाई होता है, वो बाद में समझें आएगा। एंड तो इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड ये था कुछ कॉम्पनसेशन मिलता, क्या मिलता है, कुछ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन किसको मिलता है, मैनेजर को। मैनेजर वो शायद कंपनी सब्सटेंशियली होल ऑफ द क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अगर उसको कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं होल ऑफ द अफेयर्स कर रहा हूँ, मुझे कॉम्पनसेशन मिला, दैट कॉम्पनसेशन पीजीपीपी। पीजीपीपी क्या होगा, टैक्सेबल। सर ऐसा ये क्यों बिजनेस टैक्सेबल कहा है, इसलिए मैं, अगर आप एजेंट हो, जैसे आप किसी बिजनेस के एजेंट हो, किसी पर्सन के एजेंट हो, उसने आपकी एजेंसी टर्मिनेट, उसके बदले में आपको क्या दिया होगा, कॉम्पनसेशन दिया, तो कॉम्पनसेशन मिला। तो देखो वो बोलेगा एजेंट, मैं तो माल बेचता हूँ, उससे जो इनकम कमाता हूँ वो बिजनेस में आनी चाहिए, तो मेरी एजेंसी चले गई, ये पैसा तो बिजनेस हेड में आना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो कॉम्पनसेशन मिलेगा दोस्तों, ये सेक्शन 28 के हिसाब से उस एजेंट की बिजनेस की इनकम कंसिडर किया जाएगा। वो एजेंट के पास मल्टीपल लोगों की एजेंसी है, उसको एजेंसी से प्रॉफिट हुआ, एक ने अपनी एजेंसी क्या कर दी, बीच में से ले ली, इसको कॉम्पनसेशन दे दिया, तो जो प्रॉफिट हुआ एजेंसी बिजनेस से वो तो यहाँ टैक्सेबल है ही सही, साथ में ये कॉम्पनसेशन भी यहाँ पर टैक्सेबल है। फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मैंने किसी को माल ऑर्डर करने, उसने मुझे माल ऑर्डर डिलीवर टाइम पे डिलीवर नहीं किया, मैंने उससे ले लिया। मैंने किसी को मशीन का ऑर्डर दिया था, उसने मुझे टाइम पे मशीन डिलीवर नहीं करी, मैंने उससे क्या ले लिया, कॉम्पनसेशन ले लिया। भैया मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कॉम्पनसेशन मिला। एनी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ लिखा है कैपिटल और रेवेन्यू, मशीन के रेस्पेक्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट हो या स्टॉक इन ट्रेड का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कॉम्पनसेशन मिला है दोस्तों आ जाएगा जीबीपी के अंदर जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, वेस्टिंग मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मेरा होटल है और मैं होटल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, मैंने क्या किया, अपने होटल का मैनेजमेंट गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट ने क्या करा, होटल को मैनेज करने के लिए मुझे कुछ कॉम्पनसेशन देना क्या कर दिया, स्टार्ट। तो कोई फैक्ट्री मेरी, मैं फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स हैं एंड मैं फैक्ट्री को ढंग से रन नहीं कर पा रहा हूँ। गवर्नमेंट को लगता है कि ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो वर्कर का नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, तू साइड में हट, हम मैनेज करेंगे, तू ये कॉम्पनसेशन पकड़, ₹1,00,000 महीना पकड़, दूर रहना, हम पूरा मैनेज कर लेंगे। मैं ₹1,00,000 में खुश हूँ, गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट होगा मैनेज करने के बाद वो गवर्नमेंट रख लेगी, तो मुझे जो ₹1,00,000 मिले ना, ये कहाँ टैक्सेबल हो, जीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द एंड। अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आया, जो भी कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है और आ जाता है, कॉम्पनसेशन किस किस चीज का, मैनेजर को मिला है। सी अगर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय को मिलता है, एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय हुआ तो कहाँ जाता है, सैलरी हेड। लेकिन अगर वो मैनेजर एम्प्लॉय नहीं हुआ, फिर क्या अप्लाई होगा, पीजीपीपी। सर एम्प्लॉय होगा या नहीं होगा, ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट पे दोस्तों क्या करता है, डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉय का तो फिर वो वहां पर जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर वो यहाँ आएगा। सारे पॉइंट है सेक्शन 20। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई। मेरे साथ रिपीट कर दोगे, डेट में कौन, एक तो जनरल प्रॉफिट आएगा ही आएगा, सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन आ जाएगा, नॉन कॉम्पिटिंग फीस, फिर मैंने आपको बताया था नॉन कॉम्पिटिंग फीस, पर्क्स वगैरह आ जाएंगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस, सॉरी इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह बेचने से, वो सेक्शन 35 एडी की असेट बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है या जो भी अमाउंट रिसीव हुई है बेसिकली वो भी कहाँ आएगी, सेक्शन 28 के। देन कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है तो यहाँ एक पॉइंट हो रहा है, ये भी दोस्तों खास बात नहीं है, स्पेसिफाइड इनकम रिसीव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशन सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स, स्पेसिफाइड इनकम रिसीव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर, जैसे आईसीआई है, बार काउंसिल, ये अपने मेंबर्स को सर्व, उनकी जो सर्विस होती है बेसिकली मैक्सिमम तो एग्जाम, मेंबर्स तो एग्जाम ही होती है, कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनकी कोई स्पेसिफाइड इनकम, ये कोई स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स को दे रहे हैं, तो उनकी कुछ स्पेसिफाइड इनकम दोस्तों टैक्सेबल है। वो कहाँ टैक्सेबल, आईसीएआई, आईसीएसआई, या ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। तो इनकी इनकम कौन सी, स्पेसिफाइड वाली, क्योंकि इनकी मैक्सिमम इनकम तो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है,
लेकिन इनकी कुछ स्पेसिफाइड इनकम क्या होती है जो ये पर्टिकुलर मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो वो इनकम जो है वो पीजीपीपी की कौन कौन सी इनकम है, ट्रेड एसोसिएशन इतने नहीं। दिस वाज सेक्शन नंबर 2। पढ़ूँ आगे मैं, चलिए। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 29 आता है। सेक्शन 29 ये बोलता है कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो जो भी आपने 28 में इनकम देखी है उसको क्या कर दो, भी एक्सपेंसेस दिए गए होंगे 30 से लेके 37 तक, सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कर दो। एंड जो डिसअलावेंस के सेक्शन है सेक्शन 40 उनको भी क्या करिए, अप्लाई करिए। तो 29 ने कुछ नहीं कहा, 29 ने कहा कि प्रॉफिट निकालने के लिए गो टू दी सेक्शन 32 37 प्लस ऑल्सो 40, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि कौन कौन से खर्चे क्या रहेंगे, डिसअलाउड। सबसे पहला सेक्शन जो एक्सपेंस का है दोस्तों वो है सेक्शन, देखो 37 इज अ जनरल सेक्शन, मतलब मैं आपको 30 से लेकर 36 तक जो खर्चे बताऊंगा दोस्तों यहाँ आ ही जाएंगे। लेकिन जो खर्चे नहीं आ पाए दोस्तों लेकिन इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, वो बचे हुए कहाँ आ जाएंगे, रेसिड्यूरी क्लॉज, वो आ जाएंगे सेक्शन 37 में। एक बात याद रखना, बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चा जेन्युइन खर्चा है दोस्तों में आप नहीं, सेक्शन 37 बहुत वास्ट है जो कि इजीली किसी भी खर्चे को जो रिलेटेड आप प्रूफ कर पाओ उसको पीनल में डेबिट कर पाओगे। बस हमें याद रखना है कि 30 से लेकर 36 क्या कहा गया है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्पेशल एक्सपेंस जो आप लोग सोच नहीं पा रहे हो फिर भी उसको पीनल में लिखने के लिए बोला जाए। सेक्शन 30 है, देखो सेक्शन 30 है, सेक्शन 30 ये बोलता है कि चार चीजें पीएनएल में लिख सकते हो। इसको मैं बोलता हूँ RTRI, RTRI, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स और इंश्योरेंस। क्या कहा, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। अच्छा ये रेट्स जो होते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस सेम है। यूके में टैक्सेस रेट्स बोलते हैं, अपने वहाँ क्या बोल देते हैं, टैक्सेस बोलते हैं। तो अगर आपने किसका दिया है, RTRI ऑफ बिल्डिंग, किसकी बात चल रही है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया पीएनएल में डेबिट किया जा सकता है सेक्शन 30। बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी टैक्सेस दिए हैं दोस्तों, आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया। आपको याद होगा जब मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो वहाँ कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी करते तो उसका टैक्स में नहीं होगा, उसका यूज़ कहाँ पर होगा, उसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा, पीजीबी पे। अब मेरी दुकान है, दुकान का मैं म्युनिसिपल टैक्स भर रहा हूँ, मैं म्युनिसिपल टैक्स को तो क्या कर सकता हूँ, पीएनएल में डेबिट कर सकता हूँ। मैंने दुकान में कुछ रिपेयर कराया, कोई टाइल वाइल टूट गई थी, कोई तार वार गिर गई थी तो मैंने एक ईंट लगा दी, उसको बोलते हैं रिपेयर करवाना। रिपेयर जो करवाया दोस्तों खर्चा कहाँ डाल सकता हूँ पर सेक्शन 30। हाँ, कैपिटल रिपेयर करवाया तो वो खर्चा पीएनएल के अंदर। कैपिटल रिपेयर का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा चेंज नहीं, बड़ा चेंज, कुछ ऐसा वैल्यू अप्रिसिएशन वाला क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, आपने पूरी फ्लोरिंग ही चेंज कर दी, बढ़िया पीओपी करवा दिया, एक नया फ्लोर खड़ा कर दिया, तो आपने बेसिकली क्या किया, थोड़ा सा कैपिटल रिपेयर किया है। कैपिटल रिपेयर पीएनएल में नहीं आता, सिर्फ करंट रिपेयर पीएनएल में आता है। कैपिटल रिपेयर एक तरीके से असेट है, उसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन वो खर्चा पूरा पीएनएल में आप डेबिट नहीं कर सकते। और बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में जो इंश्योरेंस दिया होगा दोस्तों वो आप कहाँ लिख सकते हो, खास बात नहीं है। एंड इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं दिखती। तो आपको बस याद रखना है 30 ने कौन से खर्चे बोले, RTRI, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, किसका, बिल्डिंग का। सर बिल्डिंग इसके अलावा और खर्चे होते हो, ठीक है, तो होते होंगे ना, तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है, लेकिन अगर इट इज रिलेटेड टू बिजनेस है कि 30 में कोई और सेक्शन कवर कर ले, ई किया तो कौन कवर कर लेगा, 37 कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे रेंट किसका दे रखा है, मशीन का नहीं दे रखा है, सिर्फ किसका दे रखा है, बिल्डिंग का। हो सकता है कि बाकी एक्सपेंसेस के लिए कोई और सेक्शन, मशीन के लिए कोई और सेक्शन बन जाए। इसके बाद दोस्तों ये सब फालतू बातें, ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती रिविजन के अंदर। इसके बाद है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है कि हम रिपेयर्स, RI, दो चीजें, किसका, प्लांट एंड मशीनरी का एंड फर्नीचर का, अगर हम रिपेयर करवाते हैं या उसका इंश्योरेंस देते हैं तो हम पीएनएल में क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं एज पर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 31। तो RTRI ऑफ बिल्डिंग था, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग था, लेकिन RI ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर है, मतलब सिर्फ क्या है, रिपेयर एंड इंश्योरेंस अपन क्या कर सकते हैं एज पर सेक्शन 31 पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। रिपेयर भी कौन से वाले, छोटे मोटे रिपेयर्स, जो कैपिटल रिपेयर्स है, जो बड़े रिपेयर्स है, जो कैपिटल नेचर के है दोस्तों, उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन मिलने वाला, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर प्लांट एंड मशीनरी का किराया दिया, क्या वो पीएनएल में नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। देखो 31 ने नहीं बोला, लेकिन इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, मैंने आपको कहा है बिजनेस रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो अगर स्पेशल सेक्शन कवर नहीं कर पाए तो 100% वो खर्चा कौन कवर करेगा, सेक्शन 30 पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप जो लिख सकते हो पीएनएल के अंदर वो क्या लिख सकते हो, सेक्शन नंबर 32
अब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस सेक्शन से आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, एटलीस्ट दो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। कैलकुलेशन आपसे डेप्रिसिएशन कैसे जाता है तो याद रखिएगा, अपन इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ये टॉपिक, इसमें कैलकुलेशन वाला आप जिस तरीके से कैलकुलेट पर उस तरीके नहीं है। इनकम टैक्स में कुछ अलग तरीके से डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पीएनएल में आएगा या नहीं, कंडीशन है। पहले तो क्या बोला उनने, असेट होना, असेट के ऊपर ही क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। असेट के क्या होने चाहिए, ऑनर, तो ही क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। आप ऑनर नहीं हो तो आपको डेप्रिसिएशन, आपने असेट किराए पे लिया तो आप ऑनर नहीं हो, नॉट क्लेम दी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर पाएगा, जो असेट का, मैंने किराए पे असेट ली, कोई सी भी असेट, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी मशीन, कोई सी भी असेट, मैं किराया दे रहा हूँ तो मैं किराया पेंडल में डाल सकता हूँ, तो उसका डेप्रिसिएशन पेंडल में नहीं डाल सकता। अब यूज हुआ असेट का, आपने क्या किया, बाद असेट है लेकिन मैंने उसका बिजनेस में यूज नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिली। एक चीज और है कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको असेट को जरूरी, पुट टू यूज करने का मतलब ये, जैसे मैं उसको इंस्टॉल नहीं तो मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अकाउंट में तो क्या होता है, खरीदने की डेट से क्या मिल जाता है, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद वो यूज भी हो या नहीं, से कोई लेना देना नहीं, मतलब पुट टू यूज करना बहुत जरूरी। पुट टू यूज के बाद कोरोना की वजह से एक साल बंद रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंस्टॉल तो हो गई ना। तो आपको क्वेश्चन में देगा कि यार पुट टू यूज कब किया है, पुट टू यूज से ही आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। इसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया जाता, यहाँ पर असेट्स के क्या बनाए जाते हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं, क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो असेट को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, चार तरीके से, टू फोर। आइदर एन असेट कैन बी बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग को अपन ग्रुप करेंगे और उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन। सारे फर्नीचर को अपन ग्रुप करेंगे और क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। प्लांट एंड मशीनरी को ग्रुप करेंगे एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इंटेंजिबल को ग्रुप करेंगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके सामने चार कैटेगरी, कौन कौन सी, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी एंड इंटेंजिबल। अब बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहने वाली, डेप्रिसिएशन की रेट याद रखिए, डेप्रिसिएशन की रेट्स याद रखिए। तो अगर बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, से क्या होता है कि स्टाफ के क्वार्टर, स्टाफ के रहने, तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो डेप्रिसिएशन दिया जाएगा वो कितना रहेगा, 5%। ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें आप ऑफिस रन कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से मिलेगा। एंड कुछ टेम्पररी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे छपरी पूरा बना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से मिलता है, 40%। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, तो रोड साइड आपने देखा होगा कि रोड साइड कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ट्रैफिक अंदर ना आए, वो अपना काम चलते रहे, बाद में वो हटा लेंगे, उसको टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर रेट रहता है 40। तो बिल्डिंग तीन कैटेगरी में आती है, 10% और 40। अब देखो भैया, प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, पहले अपन फर्नीचर की बात कर लेते हैं। फर्नीचर के ऊपर जो रेट है दोस्तों वो कितना है, 10%। तो आपको याद रखना है, हमें वो रेट गिव देंगे, आपको रेट ध्यान से लगा। इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितने मिलेगा, 25%। टेंजिबल असेट 25%। प्लांट एंड मशीनरी की बहुत सारी रेट्स है, कभी कभी 15% होगा, कभी 20%, कभी 30%, कभी 40%, कभी, ये सारी रेट्स है प्लांट मशीनरी पे। देखो 20 किस पे लगना है, 30 किस पे लगना है, 40 किस पे लगना है, 45 किस पे लगना है, ये बता देता हूँ। इसके अलावा जो मशीन्स होगी प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर रेट कितना लगने वाला है। जनरली तो
यहाँ पर आ जाते हैं सारे लोग, लेकिन 20% में क्या क्या आता है मालूम है? अगर आपके पास शिप्स है, वेसल है, बोट्स, ये मशीन है, प्लांट एंड मशीन, मतलब कोई भी टाइप की मशीन हो सकती है, चाहे वो कंप्यूटर हो सकता है, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है ना, एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप्स होती है, के ऊपर भी डिप्रिसिएशन मिलता है। शिप्स के ऊपर, वेसल्स के ऊपर और स्पीड बोट की रेट। फिर फिर क्या है? कार, मोटर बसेस, मोटर लॉरी, इसके लिए हायरिंग बिजनेस के लिए, इसके लिए हायरिंग बिजनेस के लिए। तब अगर आपका बिजनेस की कार किराए पे देना, तो ये ओला वाले हो, या आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जहां पर आप कार क्या देते हो, किराए पर देते हो, उन लोगों की कार के लिए, उन लोगों की कार के लिए रेट कितना रहेगा? 30%। देखो, एक तो नाटा एकेडमी है, नाटा एकेडमी ने नाटा सर के लिए कार खरीदी, तो उसके ऊपर 30% नहीं मिले, क्योंकि नाटा एकेडमी का हायरिंग बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर नाटा एकेडमी की क्या होती, कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी होती, उसके लिए जो कार यूज होती, उसके लिए रेट कितना मिलता? 30%। फिर आपको ये पॉइंट 4 याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई खास बात नहीं। मॉल्ट्स इन रबर फैक्ट्री, उसके लिए कितना रहेगा? 30%। और प्लांट एंड मशीनरी इन सेमी कंडक्टर यूनिट, सेमी कंडक्टर मतलब चिप, चिप बनाते हैं ना, वहां की जो प्लांट एंड मशीनरी होती है दोस्तों, उसके ऊपर रेट कितना होता है? 30%। तो प्लांट एंड मशीनरी पर रेट है 20%। जो अपनी बात करते हैं शिप्स, वेसल एंड बोट्स के लिए। बाकी अगर आपका कार किराए पे देने का बिजनेस है, लोगों की कार के लिए जो रेट है वो कितना है? 30%। या फिर मोल्ड्स, जो रबर फैक्ट्री में यूज होते हैं, और सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने वाली कंपनीज के अंदर जो मशीन यूज होती है, रेट कितना होता है? 40% रेट किस पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 40% जो रेट है दोस्तों, वो है कंप्यूटर्स पे, प्रिंटर पे, स्कैनर पे। कंप्यूटर के ऊपर रेट कितना है? 40%। बुक्स के ऊपर भी रेट कितना है? 40%। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बोलता है कि साहब देखो, हमारे लिए एक टूल है, एक मशीन है, एक तरीके से बुक्स को भी कहाँ इंक्लूड किया गया है? प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड किया, जिसकी सहायता से आप बिजनेस करते हो, बेसिकली दैट मशीन। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स होते हैं, वो बुक्स की हेल्प से क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, तो उसको मशीन की कैटेगरी में रखा। तो होता ये है कि हमें बुक्स के ऊपर डिविजन किस रेट से मिलता है? 40%। अच्छा, आपको बोलेंगे कि ये बुक एनुअल सब्सक्रिप्शन 1 साल में खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि 100% डिविजन आपको मिल जाए, इसके ऊपर कितना मिलेगा? सिर्फ 40% ही मिलना है। मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो कितनी है? 40 से ज़्यादा मिलना ही नहीं कहीं। कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, उसके ऊपर कितना रहेगा? 40%। एरोप्लेन्स के ऊपर कितना है? 40%। तो शिप्स पे 20% है और एरोप्लेन्स पे 40%। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर कितना है? 20%, सॉरी 40% है। विंड मिल्स के ऊपर कितना है? 40%। लेकिन विंड मिल कब से इंस्टॉल्ड हुए हैं? 1 अप्रैल 2014 या उसके पास से। फिर जनरेटर्स के ऊपर, रनिंग ऑन विंड एनर्जी, तो उसके ऊपर कितना है? 40%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर रेट क्या है? 40%। अपने लिए मेन तो याद रखना है ये चीज, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर 40%, कंप्यूटर के ऊपर 40% है, बुक्स के ऊपर 40% है, और लाइफ सेविंग एरोप्लेन्स के ऊपर, लाइफ सेविंग तो ठीक है, एरोप्लेन्स के ऊपर कितना है? 40। फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाती है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आ जाती है, इसके लिए जनरल 15% रहेगा। मोटर कार डायरेक्टर के लिए खरीद ली, एम्प्लॉयज के लिए खरीद ली, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं, तो रेट कितना रहेगा? 15%। विंड मिल्स है ना, जो 2014 के पहले है ना, 1 अप्रैल 2014 से पहले इंस्टॉल किए गए, उसके लिए कितना है? 15%। ऑयल वेल्स है ना, तेल के कुएं, ठीक है, इसके ऊपर भी रेट कितनी रहने वाली है? 15%। एंड मोबाइल फोन के ऊपर रेट कितनी रहेगी? 15%। तो कंप्यूटर के ऊपर रेट 40 है, लेकिन मोबाइल फोन के ऊपर क्या है? 15%। अच्छा, EPABX बेसिकली दैट इज व्हाट, इंटरकॉम सिस्टम। कभी आपने देखा इंटरकॉम, वॉकी टॉकी वगैरह लेके घूमते, किसी होटल में देखा होगा, उनके पीछे वॉकी टॉकी लगाया, आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको EPABX कहते हैं। उसके ऊपर भी रेट कितना है? 15%। तो याद रखना, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स जो भी हो, उसके ऊपर रेट 15% है। कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो रेट जो रहेगी 40%। एंड हो गया। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई मोटर बस है, मोटर लॉरी से टैक्सीज है, जो बिजनेस, हायरिंग बिजनेस में यूज होते हैं, किसमें यूज होता है? जैसे किसी का बस ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, किसी का ट्रक ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस है, टैक्सीज वगैरह का बिजनेस है। अगर वो लोग
मोटर बस लॉरीज एंड टैक्सीज कब खरीदते हैं? 28/3/2019 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में। कब खरीदते हैं? 28/3/2019 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में। उसके लिए रेट कितना होगा? 40। के लिए रेट यहाँ पर कितना था? 30% था ना, तो वो इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 45%। तो ये डेट है 28/3/19 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में परचेस करके इंस्टॉल कर लोगे, परचेस करके पुट टू यूज कर दोगे, तो इन दैट केस आपको जो रेट दिया जाएगा डेप्रिसिएशन का वो कितना दिया जाएगा? 45%। रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इन लोगों को टैक्स भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कम देना पड़ेगा। हो गया भैया, डेप्रिसिएशन की रेट याद हुई? फटाफट से बोलो एक बार क्या क्या रेट है। बिल्डिंग बिल्डिंग 5%, रेजिडेंशियल 10% और टेम्प्ररी बिल्डिंग्स के लिए 40%। प्लांट एंड मशीनरी के लिए याद रखिएगा 20% शिप वालों के लिए है, 20% जो 20% शिप वालों के लिए, 30% प्रकाश मोटर बस मोटर लॉरीज वगैरह के लिए जो हायरिंग बिजनेस में यूज होता है। अगर इनने खरीदा कब है? इनने खरीदा है अपनी डेट 28/3/2019 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच। रेट कितना हो जाएगा? 45%। इधर से एरोप्लेन्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, बुक्स हो गया, उसके ऊपर रेट 40%। बाकी सब चीज़ों के ऊपर एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, जो भी आपको मशीन दिखेगी, मेरे लिए कैमरा वैमरा भी मशीन वशीन है, तो रेट कितना मिलेगा? 15। फर्नीचर पे 10%, इंटेंजिबल पे 25%। अब भैया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस पे, उस ग्रुप के क्लोजिंग बैलेंस पे। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से जो मेन काम है वो करने वाला हूँ। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का क्या निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस। बिल्डिंग का आएगा ओपनिंग बैलेंस में अपन क्या कर देंगे? एडिशन। जो बिल्डिंग हमने खरीदी है वो ऐड कर देंगे, और जो बिल्डिंग हमने सेल की है क्या कर देंगे? माइनस कर। एडिशन को प्लस कर देंगे, सेल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बैलेंस बचेगा ना, तो इस बैलेंस के ऊपर हमें क्या? अच्छा, इनकम टैक्स बात याद रखें, डेट से मत ना, कब खरीद, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 4 महीने का डेप्रिसिएशन, 2 1 महीने का डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं। आपको ओपनिंग बैलेंस है उसको एडिशन करना है, जो खरीदी है जो बेची है इसको क्या करना है? माइनस करना है, और बैलेंस बचेगा। बैलेंस बचने के बाद अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब ये है कि अगर आपने असेट को 180 दिन से कम यूज, ध्यान से सुनना, दिन से कम यूज किया है, 180 दिन से कम यूज किया है साल, तो रेट जो दी गई है उसको हाफ कर, रेट जो दी गई है उसको क्या कर देंगे? हाफ। फॉर एग्जाम्पल रेट जो है वो 10% है, तो हम डेप्रिसिएशन क्या देंगे? 5%। कौन सी असेट्स पे? जिसको कि अपन ने 180 दिन से क्या किया है? कम यूज किया है। देखो, मेरे पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग का बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 6 लाख। मैंने कुछ बिल्डिंग खरीदी 1 जुलाई को, 1 जुलाई को खरीदी, जो कि 1 लाख की। और मैंने कुछ बिल्डिंग खरीदी 1 दिसंबर। उस दिन जो ये बिल्डिंग थी ये 3 लाख। तो हुआ क्या? मैंने कोई सेल वेल नहीं किया। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 प्लस कितना कर देंगे? कितना हो गया? लेकिन देखो दोस्तों क्या होता है, ये बिल्डिंग मेरे पास शुरुआत से थी, तो इसके ऊपर फुल रेट से डिप्रेशन मिलेगा, रेट से फुल रेट। और बिल्डिंग के ऊपर अगर ये रेजिडेंशियल के लिए नहीं है, ऑफिस के लिए बिल्डिंग है, तो दोस्तों क्या होगा? डेट के इस 6 लाख के ऊपर जो रेट ऑफ डिप्रेशन रहेगा वो कितना रहेगा? 10%। जो 1 जुलाई को परचेज करिए, तो ऑब्वियसली बात है साल में 180 दिन से ज़्यादा यूज़ क्या होगा? 1 जुलाई से लेकर कहाँ तक? 31 मार्च तक आप देख लोगे तो 180 दिन से ज़्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर भी डिप्रेशन किस रेट से रहेगा? फुल रेट से 10%। लेकिन ये जो मशीन का जो बिल्डिंग का खरीदी थी अपन ने दिसंबर में, तो इसके लिए आप देखोगे तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक 180 दिन होने वाले नहीं, 4 महीने ही हुए हैं। तो इसके ऊपर जो डिप्रेशन मिलेगा 3 लाख के ऊपर, वो किस रेट से मिलेगा? 5% से। आपका डिप्रेशन कितना निकल कर आएगा? 60,000। और फिर कितना निकल कर आएगा? 3 लाख का कितना करना पड़ेगा? 5%, है ना? फिर इट विल बी 15,000। दिस विल बी इस तरीके से आपको क्या करना है? अच्छा,
सेल वाला पॉइंट एग्जाम में कभी पूछेंगे जीबीपी के अंदर, पूछ भी सकते हैं। अगर वो सेल बोलते हैं, अगर वो सेल बोलते हैं, अपन सेल को क्या कर देंगे, माइनस रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। आपको याद होगा जब मैंने आपको कैपिटल गेन्स पढ़ाया था, मैंने बताया भी था कि नेगेटिव फिगर आ जाएगा। अपन सेल माइनस, तो सेल माइनस करने से तो नेगेटिव फिगर भी आ सकता है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहेंगे। तो उसका कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस 6 लाख का था। 1 जुलाई को मैंने क्या करी, असेट परचेस करी 1 लाख की, और मैंने 3 नवंबर को क्या कर दी, सेल कर दी। तो 2 लाख की क्या कर दी, सेल कर दी, विच वॉज फ्रॉम माई ओपनिंग। मैंने वो क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। 6 और 1 कितना कर देंगे, देखो ओपनिंग में से माइनस, मतलब ओपनिंग में से मैंने असेट्स क्या कर दी, दोस्तों बेच दी। तो होगा क्या कि ओपनिंग का बैलेंस कितना बच गया, अब 4, और ये बची कितनी, 1। टोटल बैलेंस कितना बचा है, 5। इसके ऊपर किस रेट से डिप्रेशन मिलेगा, फुल रेट से 10%, और इसके ऊपर किस रेट से मिलेगा, 10%। ये जुलाई में खरीदी थी, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई एसेट आपने जुलाई में खरीदी और अगस्त में बेच दी, उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स का एक रूल सिंपल है, देंगे तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन देंगे, और 180 दिन से कम यूज करोगे तो क्या कर दोगे, हाफ कर देंगे। अब आपने 1 महीने मैंने यूज करके बेच दी, तो आपको वो 1 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। जो असेट बैलेंस में होते हैं उसी के ऊपर क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन। जो असेट बैलेंस में नहीं है, आपने उसको नहीं यूज करके बेचा हो, 10 करके बेचा, उस पर आपको कोई डेप्रिसिएशन मिलने का। अच्छा, अब क्या है, जो असेट के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब जो डेप्रिसिएशन की रेट मैंने आपको बताई है वो तो दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दी, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। किस रेट से, 20%। कब, जब वो असेट जो हो वो क्या हो, प्लांट एंड मशीनरी। कौन सी असेट हो, प्लांट एंड मशीनरी। एंड कौन सी प्लांट एंड मशीनरी, एलिजिबल प्लांट, हर प्लांट एंड मशीनरी नहीं, कौन सी प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल। अगर वो असेट बिल्डिंग निकली, फर्नीचर निकला, तो बात खत्म, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, उस रेट देके बात खत्म। लेकिन अगर वो असेट कौन सी निकली, प्लांट एंड मशीनरी निकली, उस असेट के ऊपर जो अपन कर कर आए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे ना, और साथ में हम एडिशनल डिप्रेशन भी देंगे, किससे, 20%। कब होगा, जब असेसी मैन्युफैक्चरिंग में, कब हो, मैन्युफैक्चरिंग असेट जाता है। तो असेसी अगर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जिस साल असेट परचेस करेगा ना, जिस साल असेट परचेस करेगा, कौन सी, प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल वाली नहीं, तो उसके ऊपर हम नई मशीन के ऊपर, नई मशीन, ओल्ड पे नहीं, नई मशीन के ऊपर क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन दिया है वो तो देंगे, प्लस फिर कुछ और रेट से और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी देने वाले। तो एग्जाम में देखना, मैन्युफैक्चरिंग असेसी हो, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, लेकिन या फिर वो पावर पावर जनरेशन में हो या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हो। क्या करना है, तो आपको यही देखना है कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग असेसी है, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है। तो अपने आप आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट कितनी रहेगी, 20%। कैसे वर्क करेगा जरा देखना। मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके पास प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस जो है दोस्तों 4 लाख है। उसने 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदी 1 लाख का, क्या टोटल बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख। तो 4 लाख है, उसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी का रेट, जनरल जनरल कुछ नहीं बोला, तो जनरली रेट क्या रहता है, 15% रहता है। तो अपन 4 लाख का कितना कर देंगे, 15%। जो 1 लाख खरीदी वो जुलाई में खरीदी, यानी 180 दिन से ज्यादा का यूज किया है, तो उसके ऊपर भी रेट क्या यूज करेंगे, 15%। ये तो मिल ही गया। जो नई मशीन खरीदी उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा 20% से डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 4 लाख का 15%, 1 लाख का 15%, और 1 लाख का 20% और। तो ये बनाकर आपका क्या बन जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन। पहले 15 भी होगा फिर 20 भी होगा। अच्छा, 15 माइनस करके 20 मत करना, जो कॉस्ट है उसी का क्या करना, 20 करना। अभी 1 सेकेंड में
चार्ज से बता। तो हुआ ये कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उसने, प्लांट एंड मशीनरी, और वो कितने की, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस उसके पास पड़ा हुआ था 4 लाख। और ये मशीन हमने खरीदी जुलाई को, जुलाई ले तो मतलब यहाँ पर आपको वो देखना है 180 दिन है, 180 दिन दिख रहे हो तो क्या हो जाएगा पूरा रेट, और 180 दिन या उससे कम, 80 दिन से कम दिख रहे हो तो फिर हाफ रेट। तो भैया यहाँ मैं करूँगा 15% बनेगा ही बनेगा इसका, इसका भी क्या बनेगा 15% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका 20%, 3 लाख का 20% और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 60,000। तो ये ये और ये तीनों का टोटल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका। अच्छा, एडिशनल डिप्रिसिएशन में भी याद रखना कि अगर आपने 180 दिन से कम यूज किया है, 180 दिन से कम यूज किया तो उस एडिशनल डिप्रिसिएशन को भी क्या करेंगे, उस एडिशनल को भी क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ करना। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, मशीन की डेट 1 नवंबर, अपने पास ओपन बैलेंस था 4 लाख, ठीक है। फिर हमने एडिशन किया 3 लाख। तो ये कब कर लिया अपन ने, 1 नवंबर का। क्या इसके ऊपर कितना करेंगे 15%, इसके ऊपर 7.5%, और इसके ऊपर 20 नहीं करेंगे आप, इसके ऊपर कितना करेंगे 10%, ठीक है, आपके एडिशनल डिप्रेशन। अब बात होती है कि सर एडिशनल डिप्रेशन किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग वालों को, और एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के बाद ही मिलेगा। नाउ व्हाट इज एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी, तो याद रखना दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर ये बेनिफिट नहीं, मतलब कार बसेस, कोई सी भी कार बसेस है तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल नहीं मिलता। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी नहीं मिलेगा। और जो प्लांट एंड मशीनरी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में, ऑफिस में, गेस्ट हाउस में और फार्म हाउस में इंस्टॉल्ड होगी उन पे भी नहीं मिलेगा। मतलब मशीन कहाँ पर आनी चाहिए, फैक्ट्री में। कहाँ आनी चाहिए, फैक्ट्री में। जो मशीन कहाँ पे लगा दी आपने, ऑफिस में, या फिर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में, या गेस्ट हाउस में, या फार्म हाउस में। देखो गवर्नमेंट का क्लियर इंटेंशन है कि बेनिफिट किसको देना चाहते हैं, जब आप फैक्ट्री के अंदर क्या लगाओ, मशीन लगाओ। इन यहाँ जगह आपने एसी खरीदा, मशीन प्लांट में एसी भी तो मशीन है, आपने गेस्ट हाउस में लगा दिया, या उस पर डिप्रिसिएशन ले लो, 15% ले लो, लेकिन हम आपको एडिशनल 20% वाला देने वाले, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, पहले क्या हुआ करता था, जो अगर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड हो रही है एरिया में ऑफ आसाम में, नारेनाथ ना, यहाँ पर तो होता ये है दोस्तों कि यहाँ पर एडिशनल की रेट बढ़कर 35% थी, 35%, 20 नहीं मिलता था, कितना मिलता था 35, लेकिन अब याद रखना पूरे इंडिया में कहीं पर भी एसेट इंस्टॉल्ड हो 20% कर दिया, तो रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन इज 20%। तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर नहीं मिलेगी, नई प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, नहीं, ऑफिस में हो, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में तो नहीं। अच्छा आपको ऐसा बोले कि कंप्यूटर फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, मिलेगा, मतलब कंप्यूटर का डिप्रेशन का रेट कितना है 40%, तो 40% भी मिलेगा प्लस ये 20% भी मिलेगा। और किस पे, न्यू पे, ओपनिंग बैलेंस में मत देना, जो नई खरीद रहे ना इस साल उसके ऊपर ही क्या देना है आपको, एडिशनल डिप्रिसिएशन देना है। हाँ लेकिन बोलते कंप्यूटर उन्हें ऑफिस के लिए खरीदा तो मत देना, कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ नॉर्मल दे देना 40% वाला, लेकिन ये 20% वाला मत देना। बढ़ो आगे, समझ में आया मैंने, बहुत स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि जो खास बात है अपन डिस्कस करें। एवरीवन, सोनिया, अंशिता, चिराग, स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज है, क्या तेज है खुशी, ठीक है, चलिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बाकी पूरे वीडियोस देखना ना। जब पूरे वीडियो देखेगी तो क्या नहीं देखेगी पूरी, टाइम नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर डिप्रेशन करने की बात, असेट खरीदने से लेकर असेट को इंस्टॉल करने तक के जो भी खर्चे होते हैं, असेट को फिर इंस्टॉल करने तक जो भी खर्चे होते हैं, असेट की कॉस्ट में जोड़, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन। 5 लाख की मशीन थी, ये सारे खर्चे भी लग गए, पैकिंग, इंस्टॉलेशन, ये सब जोड़ के फिर क्या कैलकुलेट करना, डिप्रेशन। अच्छा, चीज और है, बताऊं, क्वेश्चन आता हूँ, छोड़ो अभी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तक मैं क्या क्या बता चुका हूँ, माफ करो। 8, पहले अपने चार्ट बनाया था 28, 41, फिर ये बनाया था एक्सपेंसेस 37, 30 से लेके 36 और 40। 28 में क्या होता है, कौन कौन सी इनकम बीजेपी में टैक्सेबल होगी। प्रॉफिट के अलावा मैंने बहुत सारे आइटम बताए थे, वो सुन के याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कौन सा हेड में आएगी। जैसे कॉम्पनसेशन मिला मैनेजर को, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज पीजीवीपीएन कौन, तो आपको टिक करना है पीजीवीपी सेक्शन 20 होना चाहिए। 30 बता दिया था मैंने, RTRI ऑफ बिल्डिंग, RI ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दोस्तों 31 था। इसके बाद 32 था डेप्रिसिएशन का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है 33A, 33AB। दोस्तों ये क्या सेक्शन है मैं फटाफट बता देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि रिजर्व्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या रिजर्व्स को पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। देखो, अगर ऐसा हुआ ना, तो मैंने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मैं 8 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, रिजर्व में, और वो गवर्नमेंट को 1 रुपए भी टैक्स नहीं दूंगा। तो जनरली रिजर्व्स क्रिएट करना आर नॉट अलाउड, रिजर्व को खर्चा आप बोल ही नहीं सकते, तो लोग कभी भी टैक्स नहीं देने वाले। क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को रिजर्व्स पीएनएल में डेबिट करने दिए जाते हैं। इसको दिए जाते हैं टी कॉफी रबर वाले। टी कॉफी रबर वाले जो हैं दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं, पीएनएल के अंदर रिजर्व को डेबिट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। कितना मालूम है, 40% ऑफ प्रॉफिट। जैसे अगर आपको टी बिजनेस है ना, आपका टी का बिजनेस है, टी क्या करते हो, ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, आपके चाय के बागान है, आप ग्रो भी करते हो और उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो। तो मान लो मुझे उससे प्रॉफिट हुआ, उससे प्रॉफिट मुझे 10 लाख हुआ, दोस्तों मैं 10 लाख का मैक्सिमम 40% कहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, रिजर्व, इंटू 40%, क्या आ जाएगा, कितना, 4 लाख। तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा 4 का, तो मेरा प्रॉफिट कितने का बचेगा, 6 लाख का। दिस इज नॉट दी एक्सपेंस, बट गवर्नमेंट ने इसे क्या मान लिया दोस्तों, एक्सपेंस मान के आपका प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। गवर्नमेंट इन बिजनेस को बेनिफिट देना चाहती है, टी का हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। 40% से आप कम भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम ट्रांसफर करोगे तो कम अमाउंट क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, मैक्सिमम तो 40%। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये पैसा रिजर्व में तो हमने डाल दिया है, इसका पैसा चाय के बिजनेस के लिए ही यूज करना, ठीक है। तो वेन एवर यू विल विड्रॉ, यूज इट फॉर दी स्पेसिफाइड पर्पस। अदरवाइज आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, घर लेके चले गए पैसे का, तो फिर इस अमाउंट के ऊपर आपको वापस क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना, यू हैव टू गिव टैक्स अगेन। फिर एक बात और याद रखना, इस पैसे का यूज किसके लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है। तो बिजनेस में, बिजनेस के जो भी इनके स्पेसिफाइड खर्चे होते होंगे, वो खर्चे आप कर सकते हो। अगर आपको चाय के बिजनेस के लिए मशीन खरीदनी तो मशीन भी खरीद सकते है ना, मशीन भी आपके चाय के बिजनेस के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए आपने मशीन खरीदना भी खरीद सकते हो, उसको स्पेसिफाइड यूज माना जाएगा, लेकिन वो मशीन 8 साल के पहले बेचना मत। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा उसका, 8 साल। अच्छा, अब ध्यान से देखना इधर, हुआ क्या कि अगर चाय के बिजनेस से मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, और मैंने 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, और बोला है क्वेश्चन में कि मैंने क्या किए है, 5 लाख रुपए रिजर्व में ट्रांसफर, तो आप कितने माइनस करना, सिर्फ 4 लाख। क्यों, क्योंकि 5 लाख करे हैं, लेकिन लिमिट कितनी है, 40%, तो माइनस कितना करेंगे, 4 लाख। प्रॉफिट कितना बचा, 6 लाख। तो ये 6 लाख के ऊपर टैक्स देने, 6 लाख पे टैक्स देने की जरूरत है। आपको याद है, टी कॉफी रबर के अंदर 60% एग्रीकल्चर है, 40% है, याद आया, 60-40।
रबर के अंदर भी बताया था मैंने 65-35। अच्छा आप लोग कुछ लोग जो पुराने हैं उनको ये जरूर मालूम होगा। हाँ देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये एग्रीकल्चर इनकम भी है और एग्रीकल्चर, ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में एग्रीकल्चर भी है और नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम पे क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। तो इसमें कितना एग्रीकल्चर है कितना नॉन एग्रीकल्चर है, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया। टी के केस में क्या लिखा है, टी और टी के केस में 60% एग्रीकल्चर है और 40% नॉन एग्रीकल्चर है। जो प्रॉफिट आया ना उसका 60% ही टैक्सेबल नहीं होगा, 40% ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। अगर ये कॉफी हुई, कॉफी कॉफी, तो इस केस में 75% जो है वो क्या रहेगा, एग्रीकल्चर, और 25% क्या रहेगा, नॉन एग्रीकल्चर। तो पहले उस बिजनेस का पूरा प्रॉफिट पता कर लो, उसमें से जो रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 60% अगर है तो टी है तो एलिमिनेट कर दो, कॉफी है तो 75% एलिमिनेट कर दो। अच्छा कॉफी के आगे रोस्टेड लिखा हो, सिंपल कॉफी लिखा हो तो 75-25, कॉफी रोस्टेड लिखा हो तो उस केस में 60-40 रहेगा, मतलब 60% एग्रीकल्चर है और 40% नॉन एग्रीकल्चर है। और रबर के केस में 65% और 35% है, 65% एग्रीकल्चर है और 35% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कहीं और पढ़ी थी, आपको याद आनी चाहिए। तो आई बात समझ में, करना क्या है, कुछ नहीं। देखो मेन बात याद रख लो कि 40% ट्रांसफर कर सकते हैं रिजर्व के अंदर। दूसरी बात याद रख लो कि 40% इज मैक्सिमम, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, तो टी का बिजनेस हुआ तो 60% एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर। उसके बाद कॉफी का हुआ तो 75% है, कॉफी रोस्टेड लिखा हो तो 60% एग्रीकल्चर है, और रबर है तो 65% एग्रीकल्चर है। वो हटा देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, लॉक इन पीरियड याद रख लेना कितना है, 8 साल। अब बात आती है कि सर रिजर्व में पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है ना, तो दोस्तों रिजर्व का पैसा नाबार्ड में ट्रांसफर करना। डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कहाँ पे, नाबार्ड में, वहां डालना पड़ेगा। और कितने टाइम में जमा करना है, मतलब प्रीवियस ईयर खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर है ना। इट्स लाइक दिस कि आपका प्रीवियस ईयर जहां खत्म हुआ उससे 6 महीने के अंदर अंदर आप नाबार्ड में पैसे क्या कर दो दोस्तों, ट्रांसफर कर दो। 6 मंथ के अंदर ट्रांसफर करना है तो यू कैन टेक दी बेनिफिट, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक दी बेनिफिट। ठीक है, दिस वॉज दी थिंग। पूरा सेक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो रेलेवेंट बातें हैं, जो मोस्ट रेलेवेंट बातें हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट ओनली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो थी 33 AB है। अपन क्या सेक्शन पढ़कर आ गए, 31 पढ़कर आ गए, 30 पढ़कर आ गए, 31 पढ़कर आ गए। 30 था RT RI वाला, 31 था RI वाला, 32 था किसका, डेप्रिसिएशन का, 33 किसका है, रिजर्व का। कौन सा, टी कॉफी रबर वालों के लिए 33 AB था वो। अब क्या है, 33 AB है। सी AB रिजर्व भी, इसमें भी क्या बना सकते, ये किसके लिए है, जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करता है या नेचुरल गैस क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन इंडिया। क्या ये लोग भी क्या कर सकते हैं, रिजर्व बना सकते हैं। रिलायंस वाले भी क्या कर सकते हैं, ये रिजर्व बना सकते हैं। कितना, मैक्सिमम 20, पर कितना था 40%, इनके लिए कितना है 20% मैक्सिमम। इनको जमा करना पड़ेगा SBI के अंदर, यहाँ पे क्या है SBI अकाउंट, और उनको किस में करना था, नाबार्ड के अंदर। वो एग्रीकल्चर था तो नेचुरल एग्रीकल्चर बैंक वाला आ गया यहाँ पर 20%। बाकी सारी बातें क्या है सेम। 8 साल बातें, जो 8 साल के लिए असेट खरीदेंगे तो असेट का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा दोस्तों, 8 साल रहेगा, कि असेट आप 8 साल के पहले बेच नहीं सकते। अच्छा अब देखो एक चीज है, एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जैसे मैंने क्या करा, 10 लाख का प्रॉफिट किया, लाख का प्रॉफिट, और डाल दिए इस वाले अकाउंट, 2 लाख रुपए मैंने, प्रॉफिट कितने का बच गया, 8 लाख। अब बोला क्या है, वो 2 लाख रुपए का क्या करना है, इसी बिजनेस के लिए उसका क्या करना है, यूज करना है। मैं खर्चा करूंगा फ्यूचर में बिजनेस के लिए, तो मैंने मान लो कि बिजनेस के लिए कुछ खर्चा किया, तो वो खर्चा उस साल पीएनएल में नहीं डाल सकता, वो खर्चा पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि और उनने क्या बोल दिया,
कि ऑलरेडी तुम पीएनएल में क्या कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो। तो मतलब हुआ कुछ नहीं है, इन्हें सिर्फ अपन को क्या बनाया है, बेवकूफ। खर्चा पहले ही बुक करवा दिया, बाद में जब एक्चुअल करोगे तो फिर उसे खर्चा माना। आप बोलोगे कि 2 लाख रुपए अभी डेबिट कर, तो जब खर्चा करेंगे तब फिर से खर्चा मान लेंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला। 33AB इज ओवर एंड 33ABA इज ऑल्सो ओवर। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, ये सब अपन एक सेक्शन 35 है, तो वो ध्यान रखना। ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है, इसको भी मतलब हाउस 35D पे। 35D एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से, तो 2 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके, डेप्रिसिएशन से बने, और एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, 35D से भी एग्जाम में। प्रीलिम एक्सपेंसेस, जो बिजनेस चालू करने में आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर। कंपनी के जो एक्सपेंसेस में आते हैं, चालू करना है, सीमेंट इंडस्ट्री एबिलिटी स्टडी करानी पड़ेगी, पॉसिबल है, सॉइल की स्टडी करना, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। को जो निकल जो होते हैं तो सब भी आप, ये कंपनी बनने से पहले के खर्चे हैं, कंपनी बनने के बाद के खर्चे तो आप बिजनेस में डाल ही सकते हो, फील्ड में डाल ही सकते हो, मना ही नहीं है, लेकिन उसके पहले के खर्चे डाल सकते हैं, अब ये डाल दो कोई। लेकिन एक काम कर, टोटल करना खर्चों का प्रीलिम, और उसको 1/5 क्या करना, 5 करना। कितनी बार में डालना, 5 बार। आप बोलोगे भाई मेरे प्रीलिम खर्चे कितने हुए, 5 लाख के, तो जब बिजनेस चालू करोगे ना उस साल 1 लाख डाल दिया, फिर अगले साल 1 लाख, फिर अगले, ऐसा कितनी बार में खेलना, 5 बार में खेलना। तो प्रीलिम एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट किए जा सकते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। फिर लेकिन मैक्सिमम आप बोलोगे सर मेरा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो 1 करोड़ का है, मैं बोलूंगा कि मैंने 50 लाख के प्रीलिम एक्सपेंस, पागल हो गया कोई, ऐसा होता है क्या। प्रीलिम एक्सपेंसेस ने कहा कि भाई मैक्सिमम कितने होंगे, 5% ऑफ COP। कितना, कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट, COP का मतलब होता है 5% ऑफ COP। अब मैं बोल रहा हूँ कि साहब मैंने क्या किया, 1 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है और मेरे 8 लाख के खर्चे हुए, तो वो क्या बोलेंगे, 1 करोड़ का 8 लाख हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे 8 लाख, हम तो कितना मानेंगे, 5%, कितना, 5 लाख। मैं 8 लाख को 5 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 5 लाख को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कहाँ डाल दी उन्होंने, एक्चुअल खर्चा और 5% ऑफ COP विचेवर इज फिर। हाँ लेकिन कंपनी के केस में याद रखना, कंपनी के केस में क्या कर सकते, कंपनी के केस में कैसे निकालेंगे मालूम है, एक्चुअल को साइड में रख दो, एक्चुअल को क्या कर दो, साइड में रख दो। आप पता करो COP, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पता करो, और कंपनी की कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पता। ई मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। 5% किसका निकालेंगे मालूम है, दोनों में से जो ज्यादा है, ज्यादा होगा उसका क्या करेंगे, 5%। मान लो कि कंपनी को उन्हें बेनिफिट दे दिया, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, 1 करोड़, और उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 50 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 50 लाख। तो इन दिस केस हम 5% किसका निकाल सकते हैं, या तो इसका, और कंपनी चाहे तो इसका, जिसका भी चाहे उसका 5% निकाल कर अपन क्या करेंगे, उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने लिखा है हायर, हायर मतलब हम किसको चूज करेंगे, जो दोनों में से ज्यादा होगा, क्योंकि हमको जो हायर होगा वो ज्यादा क्या देगा, बेनिफिट। कंपनी के अलावा जो भी लोग होंगे वो 5% ऑफ COP करेंगे बस मैक्सिमम, एंड कंपनी के केस में क्या होगा, 5% या 5% ऑफ कैपिटल इज। सो क्वेश्चन कैन बी एज सिंपल एज लाइक दिस, हम बोलेंगे कि भैया कोई बिजनेस इंडिविजुअल का क्या करा है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, उसके 8 लाख के प्रीलिम एक्सपेंस हुए हैं, बताओ कितना पीएनएल आएगा। पहला ऑप्शन 8 लाख आ जाएगा, ऑप्शन 8 लाख डिवाइड बाय 5 कर, ऑप्शन नन ऑफ कर देंगे, 5 लाख बाय 5 कितना, 1 लाख। ध्यान से पढ़ना, वो बोलेगा कि पीएनएल में इस साल कितना आएगा, तो इस साल आने के लिए 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना जरूरी है, प्रीलिम एक्सपेंसेस। तो सेक्शन 35D 31 30 RTR 31
RI, 32 डेप्रिसिएशन, 33 रिजर्व, 40% और नीचे वाला 20% नाबार्ड और बैंक, और वो नाबार्ड और SBI। फिर ये आ गया 35D प्रीलिम एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जब क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते डिटेल में ही है, नहीं करते। लेकिन अब क्या ज़रूरी नहीं लगता। आपको पहले ही बोला है कि दे आस्क ओनली वर्किंग नॉलेज। आज तक कोई भी क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल नहीं आया है, वो निकाल कर ही देते कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, फिर एक है VRS। VRS के एक्सपेंसेस, VRS के एक्सपेंसेस के बारे में ध्यान रखना। VRS के एक्सपेंसेस 5 इंस्टॉलमेंट क्या किए जाएंगे डेबिट के। कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटायर कर रही है, वॉलंटरी रिटायर कर, और उनके ऊपर 5 करोड़ का खर्चा किया, फिर 5 करोड़ रुपये पेडल में नहीं, 5 करोड़ डिवाइड बाय कितना कर देना, 5, 1 करोड़ रुपया आएगा पेडल में आएगा। सर ये स्पेशल सेक्शन क्यों? आप देखो ना, डेप्रिसिएशन निकालना कितना स्पेशल था, एक ही तरीके से अपन ने क्या निकाला, डेप्रिसिएशन। रिजर्व कौन सा खर्चा होता है, फिर भी इसे क्या माना गया, खर्चा माना गया। ये प्रीलिम एक्सपेंस आप देख रहे हो, तो यार जनरली तो हम पूरा खर्चा पेडल में डालते, यहाँ स्पेशल सेक्शन ने बोला कि पूरा मत डालना रे, क्या करना, 5 से डिवाइड करके डाल। VRS में भी यही हो गया, भाई पूरा मत डाल रहे, एक बार में पूरा नहीं आएगा, 5 से डिवाइड करके डालना। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 36 है। सेक्शन नंबर 36 के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो पेडल के अंदर, बहुत सारे सेक्शंस। 31 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 है। तो उनने क्या कहा मालूम है, ये सारे सेक्शंस हैं। 36 के अंदर ये चीज आएगी। अब दोस्तों बहुत सारी चीजें से पढ़ते हैं। बोनस कमीशन, बोनस कमीशन कहाँ पर आएगा, ने कहा अगर एम्प्लॉय को कमीशन दिया पेडल में आप लिख सकते। सैलरी वाले, सैलरी नहीं लिखा, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी खत्म ही होने वाला है सेक्शन 36 के बाद। जो भी बचे हुए खर्चे होंगे ना, आप जितने भी टेलीफोन के एक्सपेंसेस, सैलरी फैलरी, जितने भी खर्चे होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड सब 37 कवर कर ले। यहाँ पर आप 36 में ध्यान रखो। अच्छा, फिर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी टैक्स, आपको याद है जब मैंने कैपिटल गेन्स पढ़ाया, आई हैव टोल्ड यू क्लियरली, CTT और STT क्या नहीं होता, माइनस नहीं होता, खर्चा नहीं मानते। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप आपका बिजनेस है, तो क्या है बिजनेस है, मैं डे ट्रेडर हूँ, इंट्रा डे ट्रेडर हूँ, तो दोस्तों मेरा बिजनेस है, मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस खरीदता हूँ, उसके अंदर में ट्रांजेक्शन टैक्स एंड टैक्स जो होता है उसे खर्चा मानता हूँ। ये पीडल में आएगा 36 के हिसाब से। अगर आप बिजनेस करते, आपका वो बिजनेस, अगर आपका वो बिजनेस नहीं है तो उसको फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन है शेयर्स। तो अगर मैं शेयर्स खरीदता बेचता हूँ तो दोस्तों उसकी जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन्स में जाती है। मेरी कैपिटल गेन है, क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं, खरीदता बेच नहीं करता हूँ। बेचना किस में करता हूँ, बिजनेस मानता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है आपको FM में पता होगा, नहीं पता ना लीजिए, लेकिन बस इतना मान लो कि शेयर वालों की अगर बिजनेस में इनकम आ रही है तो फिर CTT और STT दोनों का होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इंटरेस्ट, लोन। लोन के ऊपर क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेसिकली यहाँ बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन के ऊपर तो वो भी आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, इस पर सेक्शन 36 के हिसाब से। अब बोलोगे सर इसमें कोई खास बात तो क्या मालूम है, या 37 में कवर हो जाते हैं, कुछ नहीं भी लिखते तो ये सब खर्चे तो होते बिजनेस के, हम इसे कहाँ कवर कर लेते, 37 में कवर कर लेते। डोंट वरी, एक स्पेशल पॉइंट बताऊंगा सबके रेस्पेक्ट में, आप ध्यान रखना। तो बोनस कमीशन आ सकता है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, हाँ लेकिन याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। आप बोलोगे कि मेरी कैपिटल के ऊपर नॉशनल इंटरेस्ट इतना बनता, मैं P&L में डेबिट कर दूं, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। मैंने लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया है, बिल्कुल मैं क्या करूंगा, P&L में डेबिट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी अलाउड। आप सोल प्रोप्राइटर हो और बोलोगे कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट P&L में डेबिट करना चाहता हूं, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं कहीं से लोन लेता तो इतना ब्याज लगता, तो ये ब्याज मैं P&L में डाल दूं नहीं। लेकिन आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो तो वो क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। क्यों, ठीक है अलाउ किया गया है, लेकिन मन धड़न माइनस नहीं कर सकते। एक सेक्शन और बताऊंगा बाद में जाके, 40 बढ़ाऊंगा ना, 40 और लिमिट है, तो 40 के अंदर जितना दिया है उतना ही क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। हाँ, AOP BOI
कोई भी इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकती। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन माइनस कर सकता है ना, कंपनी। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन माइनस कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म। वो भी कितना माइनस कर सकती है, 40B के हिसाब से। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन लोन ली हुई कैपिटल है तो उस पर तो आप इंटरेस्ट क्या करोगे, माइनस करोगे इसे, यानी बोरोड कैपिटल है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एक चीज और है, जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बहता। तो जो रिडीम होते हैं पार पे और इशू होते हैं डिस्काउंट पे। 100 रुपए का बॉन्ड है तो इशू हो गए 95 पे, ये देने कितने पड़ेंगे कंपनी को वापस, 100 रुपए देने। तब दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, से क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। तो कंपनी को मिले कितने, 5 रुपए 95, देने कितने पड़े पार 100 रुपए, तो कितने का नुकसान हो गया, 5 का। तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। ये पीएनएल में आता है, ये आता है पीएनएल में। लेकिन याद रखना लाइफ ऑफ बॉन्ड के प्रोपोर्शनेट, मतलब अगर आपके लाइफ ऑफ 6 साल, जो 5 है उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो हर साल उतना उतना क्या किया जाएगा, पीएनएल में आएगा। तो जो प्रीलिम एक्सपेंस होते हैं उसको 5 से ही डिवाइड करना है, जो वीआरएस होता है उसको 5 से डिवाइड करना है। लेकिन जो बॉन्ड्स के ऊपर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड है उसको 5 से नहीं करना है, जितने लाइफ है किसकी, बॉन्ड्स की, उससे डिवाइड करके इस साल के पीएनएल में आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखो दोस्तों, एक चीज और है कि लैंड पे डेप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है, वैसे भी कैटल्स के डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। कैटल्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन, जैसे आपकी असेट हो सकती है ना किसी की गाय भैंस वगैरह के, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है कैटल्स के। लेकिन हाँ, किसी ने गाय खरीदी और भैंस खरीदी, कुछ भी 80,000 की थी, लेकिन बाद में उस भैंस को क्या कर दिया, बेच दिया 10,000 में, क्योंकि अब भी हो गई है उनका, उन्होंने बेच दिया। 70,000 का क्या हो गया दोस्तों, नुकसान हो गया। तो ये 70,000 पीएनएल में डेबिट किए जा सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, सेक्शन नंबर 36 ने कहा। राइट ऑफ अलाउंस इफ एनिमल्स आर यूज इन द बिजनेस, है ना, जिसका आप एनिमल में क्या करते, एनिमल का किस में यूज करते हो, बिजनेस में यूज कर सकते हो, तो उससे जो नुकसान हुआ है वो पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हो। 36 के हिसाब से क्या क्या आ गया, बोनस, बोनस कमीशन। फिर जो ब्याज आपने भरा है वो पीएनएल में आ सकता है, लेकिन ब्याज कैपिटल पे नहीं आएगा, पार्टनर की कैपिटल में आ जाएगा। बाकी एओपी बीओआई की भी कैपिटल होती है, कंपनी की भी कैपिटल होती है, उसके ऊपर आप बोलते हो कि हम ब्याज दे रहे, तो वो पीएनएल के अंदर। फिर अगर अपन बात करते हैं हाँ बेड डेप्ट्स की, दोस्तों बेड डेप्ट्स भी कहाँ पर आती है, पीएनएल के अंदर लिख सकते हैं बेड डेप्ट। और याद रखना प्रोविजन पीएनएल में नहीं होगा, एक्चुअल बेड डेप्ट जो हुई है वही कहाँ पर आता है, पीएनएल में आता नहीं। तो आप बोलेगे साहब हमारे तो 50% है, तो 50% उठा के डाल दिया तो प्रॉफिट कम कर दिया, ये सब मसलियाँ नहीं चलती। तब बेड डेप्ट्स आप क्या कर सकते हो, पीएनएल के अंदर डेबिट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में है, वो बेड डेप्ट्स पे ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या रहेगा जरा देखना, वो साहब 40,000 की बेड डेप्ट्स, बेड डेप्ट है, मैं बोल रहा हूँ 40,000 की मेरी बेड डेप्ट्स। अब इनकम टैक्स वाले ऑफिसर को सी सूची, उसने मेरा असेसमेंट किया कि साहब बेड डेप्ट जो है वो 10,000 की, कितने की है, 10 की, मतलब 30 की तो बेड डेप्ट्स डिस अलाउ कर दी उसने, 30 की बेड डेप्ट्स मानी ही नहीं। जान जान छोड़ो, कौन जमाने 30,000 टाइम नहीं। मैंने कहा, चल ठीक है, ये मेरी एक्चुअल बेड डेप्ट थी और ये मेरी क्या हो गई, अलाउ उसने इतनी करी और डिस अलाउ उसने इतनी करी, भैया मैं पीएनएल में क्या लिख पाऊंगा, मैंने उसकी बात मान ली, मैं पीएनएल में कितने लिख पाऊंगा, 10 ही लिख पाऊंगा, 10 मैंने लिख। ठीक है साहब, अब मान लो फ्यूचर में मुझे बेड डेप्ट रिकवर्ड हुई, क्या हो गई, बेड डेप्ट रिकवर्ड। जब बेड डेप्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लॉस से फिर भी पीएनएल में डेबिट करने दिया जा रहा है, तो भैया बेड डेप्ट रिकवर्ड जो होती है वो पीएनएल में कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। अब मुझे ना ध्यान से सुनना, मुझे 20,000 रुपये रिकवर्ड हो गए 20,000। अब मैं क्या बोलूँगा मालूम है, ये जो तूने बेड डेट्स नहीं मानी थी ना, उसी में से ही क्या हुए हैं, रिकवर्ड हुए हैं। तो अगर आपको डिस अलाउ भी दे दे और बेड डेट्स रिकवर भी दे दे, तो पहले क्या करना, पहले आप पूरी की पूरी बेड डेट्स रिकवर्ड किससे सेट ऑफ कर लेना, बेड डेट्स डिस अलाउड से सेट ऑफ कर लेना, बोलना ये तो उसमें से ही है। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास कितनी बचेगी डिस अलाउड वाली, 10 ही बचेगी।
और फिर अगले साल मुझे 10,000 रुपए और क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए, मतलब मैं टैक्स दूंगा, तूने तो डिसअलाउ करता है, तो वही थी जो तुम मान रहे थे ना बैड डेब्ट्स, ये तो वही बैड डेब्ट्स से मुझे रिकवर हो गया, बात खत्म। अब सुनना, अब हुआ क्या, मैं ऐसा बोलूं कि मेरी 40,000 बेड डेब्ट्स हुई थी, उसने मानी कितनी, 10, और मेरे को डिसअलाउ कितनी कर दी, 30 कर दी, मुझे पैसा कितना मिल गया, 35। बेटा 35 में से तो 30 को तो क्या नहीं मानना है, बेड डेब्ट्स नहीं मान, मतलब रिकवर्ड नहीं मानना है। पीएनएल में कितनी इनकम जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 5,000, मतलब जो डिसअलाउ से ऊपर वाला पोर्शन है दोस्तों, वही कहाँ जाएगा, पीएनएल में, क्रेडिट साइड। एग्जाम में क्या पूछेगा, कितनी बेड डेब्ट्स रिकवर्ड पीएनएल के अंदर आई, अगर कोई डिसअलाउड डिसअलाउड नहीं है तो जो मिली है वो पूरी की पूरी बेड डेब्ट्स रिकवर्ड कहाँ जाएगी, पीएनएल में। लेकिन अगर कभी डिसअलाउड भी दे रखा है तो होगा ये कि उस केस में हम क्या करेंगे, पहले डिसअलाउड से पूरा एडजस्टमेंट करेंगे, और डिसअलाउड से एडजस्ट करने का जितनी एक्स्ट्रा बचेगी उसी को अपन क्या मानेंगे, अपनी बेड डेब्ट्स रिकवर्ड की। ठीक है, 6 के अंदर ये भी बात होगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में, मतलब आएगा, मतलब पेपर में छपा हुआ है, आएगा एक नंबर। अगर वो बोले फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर पीएनएल में आते हैं, सिर्फ किसके पीएनएल में आएंगे, कंपनी। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द कंपनी, ठीक है, वो कहाँ लिखेंगे, अपन पीएनएल में लिखेंगे। अब होगा क्या कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो होंगे ना, वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1/5 से डिवाइड करके पीएनएल में लिखेंगे और रेवेन्यू को पूरा पीएनएल में लिखेंगे। तो उनने बोला कि सब कैपिटल एम्प्लॉय सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए वो 5 लाख के किए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किए वो 1 लाख के किए, बताओ पीएनएल में कितना आएगा। तो आप क्या करना, 5 लाख को किसे डिवाइड करना, 5 से, ये कितना आएगा, 1 लाख, मतलब 5 साल तक एक एक लाख जाते रहेंगे, और ये 1 लाख, ये पूरा की पूरा आएगा, टोटल मिलाकर कितना आएगा, 2 लाख। 2 लाख आपको पीएनएल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट, रेवेन्यू अलाउड इन 100%। रेवेन्यू एक बार में कितना अलाउड किया जाएगा, 100% किया जाएगा। फैमिली प्लानिंग के कैपिटल वाले कितने इंस्टॉलमेंट में किए जाएंगे, 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते थे, दोनों को जोड़कर क्या करते थे, डिवाइड बाय 5 कर देते। अच्छा, डिवाइड बाय 5 करने की बात कहाँ कहाँ आई है, एक तो 35D प्रीलिम एक्सपेंसेस के अंदर आई, 35D। फिर दूसरी बात कहाँ पर आई है, दूसरी बात आई है आपकी वीआरएस के अंदर, वीआरएस के अंदर ना। फिर तीसरा जीरो कूपन बॉन्ड में भी ऐसा कुछ आया है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में 5 नहीं है, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द बॉन्ड से डिवाइड करना है। और फिर अब कहाँ आ गया ये, फैमिली प्लानिंग के कैपिटल वाले पोर्शन में, रेवेन्यू में तो पूरा की पूरा पिंडल में उठा के डाल दो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो कि पूछ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें लेकिन खास नहीं है, यही 36 में और ही बातें होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आने लायक नहीं है एग्जाम में। बट हाँ, एक बात याद रखना, बोनस कमीशन ये पीएनएल में तभी लिखना है जब आपने इसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया। जनरली तो अपन ड्यू वाले खर्चे भी कहाँ लिख देते कहाँ जाते, पीएनएल में आ जाते, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, व्हाट यू डू, तो अपने सैलरी कैश में पे करिए, प्लस आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो, और आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटी, दोनों सैलरी कहाँ लिखते हो, वहाँ पे वो लिख सकते हो। लेकिन बोनस पीएनएल में तब जब एक्चुअली आपने क्या कर दिया। अच्छा, कब पे कर सकते हो मालूम है, कब पे कर सकते हो, उस साल पे करना है तो अच्छी बात है, पे कर दो ईयर एंड से पहले पहले पे, नहीं तो रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले भी क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अब अगर आपका साल चल रहा है, अभी अपने को पूछेंगे 19-20 के क्वेश्चन, 20-21 के क्वेश्चन, सॉरी 20-21 के क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो 20-21 में पे करना तो कर दो, अच्छी बात है। लेकिन रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले भी पे कर दिया, कोई दिक्कत, और तो मुझे इतना खास नहीं दिख रहा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जीरो वाला पॉइंट, डिस्काउंट, जो बाकी और चीज़ें आती है। सी आपको याद होगा ना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर टू प्रोविडेंट फंड्स, पीएफ वगैरह, ग्रेचुटी वगैरह में क्या करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है।
जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, तो वो भी कहाँ लिखा जाएगा, पिंडल में लिखा जाएगा। ऐसा किसने कहा है, सेक्शन नंबर 36 में। लेकिन याद रखना वो अप्रूव्ड फंड होना चाहिए, फंड शुड बी अप्रूव्ड फंड। अनअप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूशन होगा तो वो पिंडल में डेबिट नहीं, अनअप्रूव्ड के अंदर है तो फिर पिंडल में डेबिट नहीं किया जा सकता। सो बस एक सेक्शन और 37 तो फिर अपन कल पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा जो भी खर्चे हैं ना, इसके अलावा जो भी खर्चे हैं वो कहाँ आ सकते हैं, 37 जो भी खर्चे यानी XYZ खर्चे कैन राइट इट। लेकिन क्या है, वो एक्सपेंसेस 30 से लेके 36 तक नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वो तो वहाँ आ गए तो यहाँ क्यों आएंगे। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, कौन सा नेचर का होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर के ही क्या होने चाहिए, खर्चे होने चाहिए। फिर पर्सनल नेचर के खर्चे भी यहाँ पर नहीं आएंगे, इलीगल भी नहीं आएंगे। मतलब आप सोचो इलीगल खर्चे नहीं लिख सकते, पुलिस वाले को रिश्वत दी गाड़ी छुड़वाने के लिए तो भैया नहीं मिलेगा, नहीं लिख सकते। पर्सनल नहीं लिख सकते, कैपिटल के तो असेट होती है वो थोड़ी आते हैं। 30 से लेके 36 तो वहाँ कवर्ड हो गए। एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर, खर्चे कब किए हो, प्रीवियस ईयर में। अच्छा प्रीवियस ईयर के पहले किए होंगे तो उस प्रीवियस ईयर में आए होंगे, और बिजनेस चालू करने से पहले किए होंगे तो प्रीलिम में आ जाएंगे। प्रीलिम के लिए कहाँ कवर्ड था, 35D से। हाँ एक बात याद रखना, ये वाली बात, CSR एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है भाई, आप CSR एक्सपेंसेस को पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड, अगर पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसे खर्चा माना नहीं जाएगा। इट इज डिसअलाउड एज पर सेक्शन नंबर 37। तो CSR डिसअलाउड है, कि पॉलिटिकल पार्टी का ये जो दिया है ये डिसअलाउड है। लेकिन याद रखना पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन बन जाता है, मैंने बताया था 80GGB 80GGB 80GGC, इसको क्या मान लेते हैं मालूम है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मान लेते हैं। मतलब यहाँ अलाउ नहीं करते, यहाँ खर्चा नहीं मानते, लेकिन ये 80GGB और 80GGC का क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस बन जाते हैं। अभी आपको याद है मैंने जब 28 पढ़ाया था, 28 में ये पढ़ाया था कि कीमैन इंश्योरेंस का से पैसा जो मिलेगा वो आपकी बिजनेस की इनकम है। तो भैया इंश्योरेंस लिया है तो उसकी प्रीमियम भरेंगे ना, तो प्रीमियम भरेंगे तो प्रीमियम खर्चा है, तो वो प्रीमियम भी पीएनएल में आ सकती है। किसने कहा है, 37 ने। दिस वॉज अवर हाफ पोर्शन ऑफ दी जीबीपी। ये क्या था, अपना हाफ पोर्शन था। मैं एक बार बताया तो क्या क्या देखा अपन ने, 28 देखा। 28 से पता चला कि प्रॉफिट के अलावा भी वो सारी चीजें आती है पीजीबीपी के अंदर। फिर मैंने आपको 29 बताया, 30 29 29 29। तो दोस्तों 29 तो आपको ने कुछ भी नहीं था, बोला था कि भैया बाकी के सेक्शन फॉलो करो। 30 30 तो भैया उसने बोला RTRI ऑफ बिल्डिंग। RI के 31 में था RI ऑफ प्लांट इन्वेस्टमेंट, कुछ भी खास नहीं। डेप्रिसिएशन पढ़ के जाना भैया, डेप्रिसिएशन के आएंगे 32 आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद 33AB पढ़ाया मैंने आप लोगों को, आपको पढ़ाया 35D ओ प्रीलिम, 35DD है VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सेक्शन 36 एंड 37। बाकी का कल देखें। थैंक यू गाइस, आज के लिए कल मैं खत्म कर दूंगा आपका भी, या 1.5 घंटे पढ़